once authorized. Welcome to CCD, a complete course destination. तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग को पता है कि हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, क्लास 9 का चैप्टर 3 डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर एटम्स के बारे में जाना था, उसकी हिस्ट्री के बारे में जाना था, कुछ लॉज पढ़े थे हम लोगों ने, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पढ़े थे, और उसके बाद हम लोगों ने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को डिस्कस किया था, और उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास जो है कहां से स्टार्ट होगी, कौन से टॉपिक से स्टार्ट होगी, तो एटम्स के बारे में हम लोग डीप में जानेंगे, उनके जो है साइज के बारे में जानेंगे, उनका साइज क्या होता है, और उनके सिंबल्स के बारे में भी जानेंगे आज की क्लास के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो भी ये क्लास देख रहा है, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक को। क्या टॉपिक है? व्हाट इज एन एटम, एटम क्या होता है, एंड हाउ बिग आर एटम। ठीक है, तो देखो, अगर हम लोगों ने कभी, आप लोगों ने दीवार को बनते हुए देखा होगा, तो छोटी छोटी ईंटों से मिलकर एक दीवार बनती है। ठीक है, तो जब बहुत सारी दीवारें एक साथ मिलती है तो क्या बन जाता है, एक रूम कंस्ट्रक्ट हो जाता है, और बहुत सारे रूम्स को एक साथ मिला दे तो एक बिल्डिंग बन जाती है। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग कह सकते हैं द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द मैटर्स आर एटम। ठीक है, कह सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ व्हाट इज एन एटम, तो बिल्डिंग block of all the matters are called atom। ठीक है, तो क्या होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द मैटर्स आर कॉल्ड एटम्स। जितने भी मैटर है ना, उन सबको कौन बनाता है, एटम्स ही बनाते हैं मिलकर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एटम क्या होता है, ये तो हम लोगों ने जान लिया। अब अपने सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, दैट हाउ बिग आर एटम्स। एटम्स कितने बड़े होते हैं, कितने छोटे होते हैं, उनका साइज क्या होता है। तो द साइज ऑफ एटम आर वेरी स्मॉल। जो एटम्स का साइज होता है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है। सो atoms are very very smaller than anything that we can imagine or compare with। किसी भी चीज को आप कंपेयर कर लो या फिर इमेजिन कर लो अपने दिमाग के अंदर, तो एटम उससे भी ज्यादा छोटे होंगे। तो हम लोग कह सकते हैं एटम्स आर वेरी वेरी स्मॉलर देन, एटम्स आर वेरी वेरी स्मॉलर देन एनीथिंग that we imagine or compare with। ठीक है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं कोई भी चीज आप अपने दिमाग में इमेजिन कर लो या फिर कुछ कंपेयर कर लो एटम के साथ, उससे भी ज्यादा छोटा होगा हमारा एटम, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो जो एटॉमिक रेडियस होता है, एटॉमिक रेडियस किसके अंदर मेजर होता है, इन नैनोमीटर। जो हमारा एटॉमिक रेडियस होता है इतना ज्यादा छोटा होता है एटम, देख लो कि वो नैनोमीटर के अंदर मेजर होता है। तो हम लोग कह सकते हैं 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1/10⁻10 मीटर। ठीक है, और 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻10 नैनोमीटर। ओके, तो देख लीजिए कि जो हमारे एटम्स है वो कितने ज्यादा छोटे हैं। ओके, तो चलो अब हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ एटम्स के साइज को देख लेते हैं हम लोग, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। हम लोग कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं और उनके साइज को देख लेते हैं। इन मीटर, जो साइज हम लोग ले रहे हैं मीटर के अंदर ले रहे हैं। तो एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एटम का क्या साइज होगा, 10⁻⁻10 इन मीटर। ठीक है, हाइड्रोजन के एटम का साइज कितना है, 10⁻⁻10। तो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का देख लो, वाटर के मॉलिक्यूल का क्या साइज होता है, 10⁻⁻9। ओके, हम लोग देख लेते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है, जो हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहता है,
उसको देख लेते हैं। उसका साइज क्या होता है 10⁻⁻8। इसी तरह ग्रेन्स ऑफ सैंड के ग्रेन्स का क्या साइज रहेगा 10⁻⁻4। एंड एप्पल के एटम्स का साइज क्या रहेगा 10⁻⁻1। देख लीजिए कितने ज्यादा छोटे होते हैं हमारे एटम्स, जिसको हम लोग सोच भी नहीं सकते, उतने ज्यादा छोटे हो जाते हैं हमारे एटम्स। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपने सेकंड टॉपिक को। तो फर्स्ट टॉपिक क्लियर हो गया कि एटम्स क्या होते हैं और उनका साइज क्या होता है, कितना छोटा होता है। तो देख लो साइज जो है एटम का बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। व्हाट आर द मॉडर्न डे symbols of different elements। तो देखिए जैसे कि हम लोग को पता है कि जो डाल्टन जी थे उनका बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन था मैटर की स्टडी के अंदर। ठीक है, तो अब डाल्टन जी ने कहा कि देखो मैंने इतना कंट्रीब्यूशन तो दे दिया और थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन कर देता हूं। तो उन्होंने कहा कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनको अगर हम लोग पूरे नाम से याद रखें तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इतने ज्यादा नाम को याद रखना, इतने बड़े बड़े नाम होते हैं, उनको याद करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो जो हमारे डाल्टन जी थे उन्होंने कहा कि जो एलिमेंट है उनके कुछ सिंबल्स होंगे। ठीक है, हम एलिमेंट्स को कैसे याद रखेंगे, कुछ सिंबल से। तो डाल्टन जी ने कुछ सिंबल दिए, देखो कौन से सिंबल दिए। डाल्टन जी ने कहा कि हाइड्रोजन को हम लोग कैसे लिखेंगे, एक सिंपल सर्कल के अंदर एक छोटा सर्कल होगा। ठीक है, ये हमारा हाइड्रोजन हो जाएगा। ऐसा किसने कहा, डाल्टन जी ने। इसी तरह उन्होंने कार्बन को किस तरह से लिया कि जो एक सिंपल सर्कल होगा और शेडेड होगा अंदर से, ये कार्बन हो जाएगा। ओके, तो उन्होंने ऐसा कह दिया कि ये कार्बन है। ऑक्सीजन के लिए उन लोगों ने क्या कहा कि जो ऑक्सीजन है वो क्या होगा, सिंपल सर्कल होगा ऑक्सीजन, और आयरन क्या होगा, सिंपल सर्कल के अंदर लिखा होगा आई। ठीक है, ऐसे ही उन्होंने कॉपर को क्या कहा, कॉपर को कहा कि सिंपल सर्कल होगा और उसके अंदर सी लिखा होगा, और जो लेड होगा वो क्या होगा, सिंपल सर्कल होगा एंड एल होगा उसके अंदर लिखा होगा। एंड गोल्ड के बारे में उन्होंने क्या कह दिया कि ये गोल्ड का सिंबल होगा। ये गोल्ड का सिंबल होगा और प्लेटिना का सिंबल क्या होगा, दैट इज। तो देखिए डाल्टन जी ने काम आसान करने के बदले और भी ज्यादा डिफिकल्ट कर दिया। अब ये सिंबल्स याद कर रखना कितना ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, 4-5 के हम लोग सिंबल याद रख सकते हैं, लेकिन अगर बात करें इतने सारे एलिमेंट्स हैं और सबके सिंबल्स को याद रखना हो तो कितना ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो डाल्टन जी ने काम और भी ज्यादा डिफिकल्ट कर दिया हमारे लिए। ठीक है, तो अब क्या हुआ, एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था बर्जीलियस। ठीक है, बर्जीलियस जी ने कहा कि हम एलिमेंट्स के सिंबल किसको मान लेंगे, जो एलिमेंट्स के फर्स्ट 2 लेटर होंगे ना, फर्स्ट 2 लेटर को हम लोग मान लेंगे कि वो सिंबल है एलिमेंट्स के। ठीक है, उन्होंने कहा फर्स्ट 2 लेटर, लेटर्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स के फर्स्ट 2 लेटर को कह दिया कि वो होंगे सिंबल्स। तो देखो कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे, ठीक है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनके हम लोगों ने फर्स्ट 2 लेटर्स को सिंबल मान लिया। अब कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनका जो नाम, अब नाम कहां से आते थे, कुछ एलिमेंट्स को तो इंग्लिश नाम मिला हुआ था, तो कुछ एलिमेंट्स के नाम कहां से आ जाते थे, द नेम ऑफ सम एलिमेंट्स वर टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ द प्लेस वेयर दे फर्स्ट फाउंड। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स के नाम कहां से डिराइव हुए, उस प्लेस से जहां पे वो पहली बार मिले थे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते कॉपर। जो हमारा कॉपर है, कॉपर का नाम कहां से आया था, सिप्रस से, फ्रॉम सिप्रस। एंड नेम ऑफ सम एलिमेंट्स आर टेकन फ्रॉम देयर कलर। ठीक है, उसके जो कलर थे, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग गोल्ड। गोल्ड जो है एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, येलो। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स का नाम उनके कलर के ऊपर रख दिया गया और कुछ एलिमेंट्स का नाम कहां से लिया गया, जिस प्लेस पे वो पहली बार मिले थे, जहां से वो डिराइव हुए थे, जहां से वो पहली बार मिले थे, जहां पे पहली बार फाउंड हुए थे, उसके ही नाम पे उसका नाम डिराइव हो गया। ठीक है, तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं।
पर उसके बाद क्या हुआ, नाउअडेज क्या होता है, आईयूपीएसी एक इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो है वही क्या है, जो है हमारे एलिमेंट्स के नाम को जो है फिक्स करती है और उनके क्या सिंबल्स होंगे और उनके क्या यूनिट्स होंगे, यही जो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ही इसको जो है अप्रूव करती है। उनके अप्रूवल के बिना आजकल हम लोग एलिमेंट्स के नाम नहीं रख सकते। ओनली IUPAC अप्रूव्स द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स एंड द सिंबल्स एंड द यूनिट। ठीक है, तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो क्या हुआ, जो सिंबल्स हैं, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के सिंबल जो क्या होंगे, उनके फर्स्ट 2 लेटर्स, सिंबल्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर देयर फर्स्ट 2 लेटर्स। जो उनके फर्स्ट 2 लेटर्स होते हैं उनको हम लोगों ने सिंबल मान लिया है। और कुछ जैसे कि एग्जांपल, और जो फर्स्ट 2 लेटर्स होंगे ना, उसके अंदर जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, बड़े लिखेंगे हम लोग, और जो सेकंड लेटर होगा ना उसको हम लोग क्या लिखेंगे, स्मॉल लिखेंगे। ठीक है, ये हमारे सिंबल हो जाएंगे, किसके, एलिमेंट्स के सिंबल्स हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, हाइड्रोजन को हम लोग लिखते हैं कैपिटल H। ओके, ये हमारा हाइड्रोजन का सिंबल हो गया। एल्यूमिनियम को कैसे लिखते हैं, एल्यूमिनियम को A एंड L। ठीक है, हम लोग A एंड L छोटा लिखेंगे, A बड़ा लिखेंगे, ना कि A एंड L इस तरह से लिखेंगे। ये हमारा गलत हो जाएगा, ये हमारा सही होगा, A कैपिटल होगा, L स्मॉल होगा। इसी तरह हम लोग कोबाल्ट का देख लेते हैं। कोबाल्ट को हम लोग CO लिखेंगे, ना कि C और बड़ा O। ये हमारा गलत हो जाएगा और ये हमारा सही होगा, बड़ा C और छोटा O। ये हम लोग का सिंबल हो जाएगा किसका, कोबाल्ट का। ठीक है, अब ये तो ऐसे एलिमेंट थे जिनका नाम जो है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर था। ठीक है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनका नाम जो है ग्रीक, जर्मन या फिर लैटिन लैंग्वेज के अंदर था। तो उनके जो सिंबल्स होते हैं, मतलब कि उनके एलिमेंट्स के जो सिंबल है वो उनके ग्रीक, लैटिन या फिर जर्मन लैंग्वेज के अंदर जो नेम है उससे लिए गए हैं। ठीक है, हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। कुछ एग्जांपल देख लें अगर हम लोग, तो आयरन को हम लोग कैसे लिखते हैं, Fe। ठीक है, आयरन का सिंबल होता है Fe। कहां से लिया गया, फ्रॉम लैटिन वर्ड, लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, दैट इज फेरम। ठीक है, जो हमारा फेरस है, सॉरी आयरन है, उसको हम लोग Fe से डिनोट करते हैं और उसको हम लोगों ने फेरम से लिया है, दैट इज लैटिन लैंग्वेज। ठीक है, सोडियम को हम लोग कैसे, सिंबल होता है उसका Na, और ये कहां से आया, नेट्रियम से। ठीक है, सोडियम आया हमारा नेट्रियम वर्ड से। ठीक है, उसी तरह पोटेशियम कहां से आया है, पोटेशियम का सिंबल होता है हमारा K, और ये कहां से आया, हमारा कैलियम से। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स, ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके जो सिंबल्स हैं वो कहां से लिए गए, फ्रॉम देयर लैटिन, जर्मन और ग्रीक वर्ड्स। ठीक है, उनके ग्रीक जो नाम होंगे उनसे हम लोगों ने लिए इनको, इनके सिंबल्स को। तो अब हम लोगों ने देख लिए कुछ सिंबल्स। तो हम लोग कह सकते हैं एवरी एलिमेंट हैज द यूनिक सिंबल एंड यूनिक नेम,
ऐसा हम लोग कह सकते हैं दैट एवरी एलिमेंट हैज देयर यूनिक नेम एंड यूनिक सिंबल। जितने भी हम लोग एलिमेंट्स ले ले, सबके पास अपना एक डिफरेंट नाम होगा और डिफरेंट सिंबल होगा टू रिप्रेजेंट, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो आइए देखिए कुछ थोड़े से हम लोग देख लेते हैं सिंबल, एलिमेंट्स के सिंबल्स। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H, ठीक है। हीलियम का क्या होता है? He। लिथियम का Li। बोरॉन का क्या सिंबल होता है? Bo। बेरिलियम Be, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम Be, ठीक है। उसी तरह कार्बन का C, ऑक्सीजन का O, नाइट्रोजन का N, ठीक है, और नियोन का Ne। ये कुछ सिंबल्स हो गए हमारे एलिमेंट्स के। तो हम लोग को एलिमेंट्स के जो सिंबल्स होते हैं उसको रटने की जरूरत नहीं होती है, धीरे धीरे जब भी हम लोग यूज करते जाएंगे तो हम लोग को याद हो जाएंगे सभी सिंबल्स, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने कितने टॉपिक पढ़ लिए हैं। हम एलिमेंट्स के हम लोगों ने देख लिया कि एटम्स क्या होते हैं, उनका साइज क्या होता है, कितना छोटा साइज होता है। उसके बाद हम लोगों ने उनके सिंबल्स के बारे में देख लिया कि किस तरह से सिंबल्स हम लोगों ने डिराइव कैसे हुए, कहां से आए सिंबल्स, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग बात करें तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की सबसे ज्यादा रिमार्केबल कॉन्सेप्ट कौन सा था? एटॉमिक मास, ठीक है। उनके ही प्रपोज किया हुआ ये जो कॉन्सेप्ट था एटॉमिक मास, और सबसे ज्यादा अच्छा था। तो उन्होंने क्या कहा था? एवरी एलिमेंट हैज देयर डिफरेंट मासेस। हर एलिमेंट के पास उनके कुछ मासेस होते हैं। लेकिन अगर हम लोग एटॉमिक मास की बात करें तो अगर हम लोग एक एलिमेंट का एटॉमिक मास फाइंड करने जाए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? पूरे कंपाउंड का एटॉमिक मास फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि एटम्स आर हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास कैन बी फाइंड बाय द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो है उनसे हम लोग एटॉमिक मास को फाइंड कर सकते हैं, कंपाउंड फॉर्म, ठीक है। कंपाउंड जो है फॉर्म हो जाते हैं, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, दैट इज कंपाउंड ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का हमारे पास कंपाउंड है। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है बनता किससे है? विद द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। जब हम लोग कार्बन और ऑक्सीजन को मिक्स कर देंगे तो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। और जब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली देखा तो क्या है कि 3 ग्राम ऑफ कार्बन combines with 4 gram of oxygen to form what? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। हम लोग कह सकते हैं कि 3 ग्राम ऑफ कार्बन जो है कंबाइन हुआ 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ और उसने क्या बना दिया? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं अगर हम लोग को रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करना है, if we have to find relative atomic mass, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ये इसका जो रेफरेंस होगा क्या होगा? एटॉमिक मास यूनिट। which is initially abbreviated as AMU। इनिशियली इसको हम लोग AMU की फॉर्म में लिखते थे, बट आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ IUPAC, ठीक है, आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, हम लोग आजकल इसको क्या लिखते हैं? यू की फॉर्म में, जिसका मतलब होता है यूनिफाइड मास, ओके। इसका मतलब क्या होता है? यूनिफाइड मास। तो यूनिफाइड मास इज एज इक्वल टू व्हाट? मास ऑफ 1 कार्बन एटम विच इज असाइन एज, कार्बन एटम का मास कितना असाइन हुआ है? 1.0 U, एंड मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इज व्हाट? 1.33, ठीक है।
नंबर है होल नंबर या फिर होल नंबर के पास के होंगे, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो क्या हुआ, while searching scientists took 1/16 of mass of one carbon atom naturally occurring carbon atom as unit, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने क्यों कार्बन एटम को ही एज अ मास यूनिट की तरह देखा, क्योंकि जो कार्बन होता है ना, कार्बन कंबाइंड विद द लार्ज अमाउंट ऑफ फिलामेंट्स टू फॉर्म कंपाउंड। इसी के इसके दो ही रीजंस हैं, दैट इज फर्स्ट रीजन क्या होगा हमारा, फर्स्ट रीजन क्या हो जाता है, फर्स्ट रीजन हो जाएगा बिकॉज कार्बन combines with a large number of elements to form compound, ओके। और सेकंड क्या हो जाएगा कि जो एटॉमिक मास यूनिट होते हैं वो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के मासेस को होल नंबर के अंदर देते थे, ठीक है। Atomic mass unit gives the mass of most of the elements in whole numbers, ठीक है। तो ये दो रीजंस थे जिसकी वजह से जो कार्बन था उसको बेस लिया जाता था। सो इन 1961 क्या हुआ, फॉर द यूनिवर्सल एक्सेप्टेड एटॉमिक मास कार्बन 12 आइसोटोप इज चूजन एज द रेफरेंस फॉर एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड था एटॉमिक मास, उसके लिए कार्बन 12 आइसोटोप को चूज कर लिया गया फॉर द रेफरेंस एज द एटॉमिक मास यूनिट। तो हम लोग कह सकते हैं वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल्स टू, वन एटॉमिक मास यूनिट किसके हो जाएगा, इक्वल 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, ठीक है। तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि जो वन एटॉमिक मास यूनिट है वो किसके इक्वल होगा, 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, ठीक है। तो हम लोग एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। एक जो है फ्रूट सेलर था, ठीक है, उसके पास एक जो है स्टैंडर्ड वेट मेजर करने के लिए कुछ नहीं था, तो उसने क्या कह दिया कि एक जो वाटरमेलन है, दिस वाटरमेलन इज इक्वल टू, इट्स मास इज इक्वल टू 12 यूनिट्स, ठीक है। तो उसने 12 यूनिट्स के बराबर बता दिया। अब उसने क्या किया, उस वाटरमेलन को 12 पार्ट्स के अंदर कट किया और उसकी एक स्लाइस को जो है लेकर जो है फ्रूट्स को सेल कर दिया मेजर कर करके, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने रिलेटिव फ्रूट मास यूनिट यूज किया। क्या यूज किया उसने, फ्रूट मास यूनिट, रिलेटिव फ्रूट मास यूनिट उसने यूज किया। तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि रिलेटिव मास यूनिट ऑफ एन एटम क्या होता है, ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। तो वो क्या होता है, relative atomic mass of one atom of element क्या हो जाएगा, mass of one element as compared, one atom as compared to mass of 1/12 of one carbon 12 एटम, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया है इस चैप्टर के अंदर
कि जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, एटम्स कितने ज्यादा छोटे होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने उसके सिंबल्स के बारे में डिस्कस किया और एटॉमिक मास के बारे में डिस्कस किया। तो जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, हाउ एटम्स एग्जिस्ट, एटम्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं। तो हम लोग देखें तो एटम्स जो है जनरली एटम्स डू नॉट एग्जिस्ट इन द इंडिविजुअल फॉर्म, या फिर वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। वो जनरली जो एटम्स होते हैं वो कंबाइंड फॉर्म के अंदर, कंबाइंड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। कंबाइंड होकर एटम्स क्या बना देते हैं, आफ्टर कॉम्बिनेशन एटम फॉर्म्स मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। एटम्स जो है कंबाइंड होकर क्या बना देते हैं, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस बना देते हैं। और ये जो मॉलिक्यूल्स एंड आयंस हैं ये मिक्स होकर क्या बना देते हैं, मैटर, मैटर बना देते हैं, विच वी कैन सी, फील एंड टच। ठीक है, जो एटम्स थे वो कंबाइंड इंडिपेंडेंट फॉर्म में प्रेजेंट नहीं रहते। एटम्स कंबाइन होकर क्या बना देते हैं, मॉलिक्यूल्स एंड आयन, और ये जो मॉलिक्यूल्स एंड आयन है वापस फर्दर कंबाइन होकर मैटर बना देते हैं, जिसको हम लोग फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे एटम्स एग्जिस्ट करते हैं। तो आज की हमारी क्लास के अंदर जितने भी टॉपिक्स थे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, एटम्स के बारे में डिस्कस कर लिया, उनके साइज के बारे में डिस्कस कर लिया, उनके सिंबल्स के बारे में डिस्कस कर लिया, एटॉमिक मास के बारे में डिस्कस कर लिया, और लास्ट में हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया कि हाउ एटम्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो अब हमारी आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। हम अपनी कल की क्लास के अंदर क्या डिस्कस करने वाले हैं, कल की क्लास के अंदर हम लोग थोड़े से क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इन टॉपिक्स के ऊपर, और उसके बाद हम लोग मॉलिक्यूल्स की डिस्कशन शुरू करेंगे। ठीक है, तो अभी की क्लास यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू फ्रेंड्स।